नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टेस्ट पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और आज से डेली रोज़ शाम को 6 बजे आपको एक नई वीडियो मैथ के प्रैक्टिस सेट की मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो की PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने हैं तो तीसरे कोण का माप कितना होगा। अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दो कोण जो हैं वो तीसरे कोण से दोगुने हैं। तो मान लेते हैं ये कोण जो है ये x है, तो इन दोनों कोणों का जो कोण जो है वो हो जाएंगे 2x। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, तो 2x और x ये हो जाएगा 5x। 5x बराबर हो जाएगा 180, तो x बराबर यहाँ से निकल आएगा 180/5 बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30। x बराबर निकल आएगा 36। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 36। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें जो शेष बच रहा होता है हम उसे ही संख्या मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उस संख्या का दोगुना किया गया है तो शेष भी दोगुना हो जाएगा। इसलिए शेष जो हो जाएगा वो 4 × 2 बराबर हो जाएगा 8। अब 8 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a और b समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल हैं तो a/b + b/a का मान क्या होगा। अगर बात करें द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के जो मूल होते हैं, मूलों का योगफल जो होता है वो होता है -b/a, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a के बराबर होता है। c/a के बराबर होता है। और अगर बात करें इस समीकरण की, तो इस समीकरण के जो मूल हैं वो हो जाएंगे इस समीकरण के मूलों का योगफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा a + b बराबर हो जाएगा माइनस पहले से ही दिया हुआ तो वो हो जाएगा 5/3, और मूलों का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 2/3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। a/b + b/a का मान ज्ञात करना है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ax² + b²/ab। ये हो गया। अब a² + b² जो है a² + b² इसे +2ab और -2ab/ab इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे -2 प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो a² + b² ही बचेगा। अब ये जो है इसे ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab/ab। अब यहाँ पर a + b मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकल के आ गया, जो जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही ज्ञात है। यहाँ पर मान रखकर समीकरण सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। a + b का जो मान है वो दे रखा है 5/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, मूलों का गुणनफल जो है वो दे रखा है 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3। सॉल्व करते हैं इसे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25/9 माइनस का 4/3/2/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 12/9 गुणे ये ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा 3/2, 3 से कम 3, 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ से 25 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 13, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूनी 6, 13/6 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं 13/6 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी 13/6 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न की आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे होते हैं उन्हें आप पहले या तो आरोही क्रम में लिखा जाता है या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। चलिए हम इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा 1, सबसे पहले आ जाएगा 1/4। 1/4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे 1/4। फिर आएगा 1/2। 1/2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 1/2 1/2 1/2। फिर आएगा 3/4 कितनी बार है, 2 बार है, 3/4 3/4 और 1 बार है, और 2 भी 1 बार है। सब हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 इधर से काट देंगे, 1 2 3 इधर से काट देंगे,
एक तो ये भी कट जाएगा, तो माध्यिका जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 1/2। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ों की माध्यिका है 1/2। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 अधिक थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो माना यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हो गया पिता और ये हो गया बेटा। तो 6 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो बेटे की आयु से के 3 गुने से 6 अधिक है। तो माना बेटे की जो आयु है वो x है और जो पिता की आयु है वो हो जाएगी बेटे के 3 गुने से 6 अधिक है, तो वो ये पिता की आयु हो गई। अब वर्तमान आयु की अगर बात करें तो यहाँ से वर्तमान आयु जो है वो निकल के आ जाएगी। वर्तमान आयु 3x + 12 और ये निकल के आ जाएगा x + 6। इन दोनों का योग जो दे रखा है वो दे रखा है 50 के बराबर है। तो इन दोनों का योग जो दे रखा है वो 50 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 3x + 12 + x + 6 बराबर जो है वो दे रखा है 50 के बराबर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4x + 18 बराबर 50। 50 में से 18 जाएंगे, बचेगा 32, तो 4x बराबर हो जाएगा 32। तो 4 और 4 32, तो x बराबर जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। x बराबर 8 निकल के आ गया हमारा, x बराबर जो है वो 8 निकल के आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? वर्तमान जो आयु है वो है 3x + 12 और 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3x + 12 में 6 और ऐड कर देंगे, 18 पूछ रहा है इस वक्त आयु क्या होगी। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे तो आपका सही ऑप्शन जवाब निकल आ जाएगा। चलिए x का मान रख के देखते हैं। तो 3 गुणे x का मान है 8 रख देंगे + 18, तो ये हो जाएगा 8 × 24 और ये हो जाएगा प्लस का 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 42 वर्ष पिता की आयु हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42 वर्ष पिता की 6 वर्ष बाद होगी। अगला क्वेश्चन है, शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना जो वस्तु का बैग का पहले बैग का क्रय मूल्य जो है वो x है, तब दूसरे का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 900 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बैगों का कुल योग जो दे रखा है वो 900 रुपये है। अब एक बैग को उसने 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। तो मान लेते हैं पहले बैग जो है x का 25% लाभ पर, तो ये हो जाएगा x का 25% लाभ पर बेचता है, तो ये हो जाएगा 125%, 125/100, और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, तो 100 होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 25% हानि पर बेचेगा तो उसका कितना बचेगा? 75 बचेगा, 75%। तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट गया, 25 पंजे 125 और 25 तियाँ 75। सॉल्व कर लेंगे से ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो ये हो जाएगा 9 × 2700 माइनस का 3x, ये 3x इधर आएगा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ये माइनस का इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 2700। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x बराबर जो है वो हो जाएगा 2700/8 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 24, 8 × 24 3 बचा, तो हो जाएगा 8 × 24, फिर बचा 6 और इधर हो जाएगा 0 बचेगा 60 और 7 × 8 56 और फिर बचा 400 और 8 पंजे 40। तो पहले वस्तु का पहला बैग का जो क्रय मूल्य है वो निकल के आ गया है 337.5। अगर दूसरे बैग का क्रय मूल्य निकालना है तो उसे 900 में से 337.5 को माइनस कर देंगे, दूसरे बैग का क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 337.5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? यहाँ प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 55 तक के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो चलिए लिखते हैं 1 से 55 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 2 हो गई एक अभाज्य संख्या, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, 23 हो गया, 29 हो गई, 31 हो गई, 27 हो गई, 29, 31 और 37, 27 नहीं, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया और 53। 1 से 55 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो इतनी होंगी। अब माध्यिका पूछ रहा है, तो बीच वाला जो अंक होता है वही माध्यिका होती है। इधर से काटते हुए चलेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 को काट देंगे, इधर से भी 7 को काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 2 अंक बच रहे हैं 19 और 23, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो 23 और 19 जो होते हैं वो होते हैं 42, 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21। 21 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में पूछ रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन 1/3 को, इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 2/5 इसे डिवाइड करेंगे, जो सबसे 1 को 3 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.3, 1 को 5 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.2 और 2 को 5 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.4। तो आरोही क्रम में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, ये छोटा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा है, तो 0 जो है वह हो जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 1/3 और फिर आ जाएगा 2/5। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन में मिल रहा है सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और तथा बहुलक का अंतर है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको माध्यिका और बहुलक निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे 25 कितनी बार है, 25 एक बार है, एक बार हो गया 25। 29 कितनी बार, 25 के बाद क्या है, कौन सी सब, फिर आ गया 29, 29 के बाद फिर आ गया 30 एक बार है, फिर आ गया 30 के बाद आ गया 32, 32 एक बार है, फिर आ गया 33 एक बार, 2 बार है, 33 2 बार है, 33 कट गया, 33 2 बार हो गया। फिर बचेगा 42, 42 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार 42 है, 3 बार 42 हो गया। फिर बचा, फिर आएगा 45, 45, 45 एक बार है, फिर आएगा 46, 46 एक बार है, ये हो गया 46। फिर आएगा 47, फिर आएगा 48, 48 एक बार है, 48 और फिर आएगा 51, 51 भी एक बार है, फिर आएगा 52, 52 भी एक बार है, 52 भी हो गया, 52 एक बार हो गया। फिर आएगा 53, 53 भी एक बार है और फिर आएगा 54, 54 भी एक बार है, फिर आएगा 65, 65 कितनी बार है, 2 बार है, नहीं, फिर आएगा 60, फिर आएगा 60, 60 एक बार है और फिर आएगा 65, 65 एक बार है, फिर आएगा 72। तो इसमें इसका जो बहुलक हो जाएगा वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, तो यहाँ 42 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो बहुलक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42। और माध्यिका निकालने के लिए इस ओर से और इधर से भी उधर से भी काटते हुए चले जाते हैं। इधर से काट देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से काटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से काटेंगे 42, इधर से काटेंगे 47। तो इन दोनों का योग जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे तो माध्यिका निकल के आ जाएगी। 45 से 46 को अब जोड़ेंगे तो आएगा 91, दो, और ये होता है 45.5 के बराबर। और बहुलक तुम्हारा आप दे रखा है 42, तो इन दोनों का जो अंतर जो है वो आ जाएगा 3.5। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 3.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना पड़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। इस सवाल को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परसेंटेज का सवाल है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 25% जो होता है वो होता है 1/4 के बराबर होता है, यानी कि पहले जो वस्तु पेट्रोल 4 रुपये में मिलता था अब वो 5 रुपये का मिल रहा है। अब यात्रा में जो खर्च अपरिवर्तित है इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, इसी का उल्टा करके लिख देंगे, यही हो जाएगा। इसको इतनी कटौती करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा अंतर, इनका अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितनी कटौती करनी पड़ेगी, 5 से करनी पड़ेगी, 100 हो जाएगा। तो इसको 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20% इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 20% यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। इस क्वेश्चन को देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 की पावर 200 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो बचेगा वो -1 आएगा। तो -1 की पावर जो है वो होता है 200। यहाँ जो पावर दे रखी है वो दे रखी है सम, तो -1 का जो आंसर, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 प्लस निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं। ए माध्य और माध्यिका, बी माध्य माध्यिका और बहुलक, सी माध्य और बहुलक, डी बहुलक और माध्यिका। इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुलक और माध्यिका जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक प्रभावित होते हैं जब इन आंकड़ों के दोनों छोरों के चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और आर क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, किस त्रिभुज के सर्वांगसम है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। अब यहाँ से एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और ये ए बी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है पी आर की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और आर क्यू की वैल्यू जो है दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिभुज ए बी सी जो है इन दोनों से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य भी 30 बढ़ जाए तो लाभ 3.3% कम हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? इस प्रश्न में मान लेते हैं सीपी जो है वो है 100% और सेलिंग प्राइस जो है वो 20% लाभ पर वस्तु को 20 बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120%। अब जो है क्रय मूल्य जो है वो 50 रुपये बढ़ जाता है तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 100% प्लस 50 रुपये और सेलिंग प्राइस जो है वो भी 30 रुपये बढ़ जाता है तो वो हो जाएगा 30। अब जो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत जो होता है वो फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणे 100। ये होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला। इस फार्मूले में इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ऐसे सवालों में जहाँ 50 रुपये या मूल्यों की बढ़ोतरी होती है तो परसेंटेज लेकर चलते हैं ताकि परसेंटेज को परसेंटेज से और मूल्यों को मूल्यों से घटा सके। इस फार्मूले में चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस जो है अब दे रखी है 120% और प्लस का 30 है, ये माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो सीपी है तो आपका 100% और माइनस प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 अपॉन सीपी दे रखा है 100% और प्लस का 50। ये बराबर जो है वो ये बराबर हो जाएगा 20%। पहले जो लाभ था वो 20% था मूल्य से पहले और मूल्य की बढ़ोतरी के बाद जो लाभ है उसमें 3 सही 1/3 की कमी हो जाती है, यानी कि 10/3 की कमी हो जाती है। इसे सॉल्व कर लेंगे परसेंटेज से परसेंटेज को, मूल्य से मूल्यों को घटाएंगे तो 120% से 100% जाएगा तो 20% बचेगा और प्लस 30 से माइनस 30 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, नीचे बच जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 100 है तो यहाँ हो जाएगा 100% प्लस का 50 गुणे 100 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 या 60 और 60 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 50 सही 50/3 तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100 होते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 20% माइनस का 20 इंटू 2 इंटू 3, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 100% प्लस का 50। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 120% माइनस का 120 बराबर हो जाएगा 100% प्लस का 50। तो 120% से 100% जाएगा तो ये बचेगा 20% और ये बराबर माइनस का 120 से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 120 और 50 हो जाएंगे 170। जब 20% बराबर है 170 के तो 100% की वैल्यू जो है यहाँ से निकल के आ जाएगी। 100% बराबर हो जाएगा 170 गुणे 100 अपॉन 20, ये निकल जाएगा 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 तो 17 पच्चे 85 850 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 850 देखते हैं ऑप्शन में 850 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्रय मूल्य उस वस्तु का जो होगा वो है 850 रुपये। अगला क्वेश्चन है किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है। सभी व्यय जो हैं खर्चे जो हैं वो लाख रुपए में दिए गए हैं। वर्ष 1 के खर्च इतने हैं, वर्ष 2 के इतने हैं, वर्ष 3 के इतने हैं। सवाल क्या कह रहा है? वर्ष 1 का कुल खर्च वर्ष 3 के कुल व्यय का खर्च का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान सवाल है, सॉल्व कर सकते हैं। वर्ष 1 का कुल खर्च कितना है 200 और 200 इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 70 और 300 और 200 ये निकल के आएगा 300 और वर्ष 3 का भी ऐड कर लेंगे तो 450 460 और 480 80 भी 100 900 600
वर्ष 3 का 600 आ जाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है, वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 1 का कुल व्यय है 300, वर्ष 3 का कुल व्यय है 600 का कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 एकम 100, 100 छक्का 6 आएगा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये 50% इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो पी का मान है। माना मूल जो है वो 2 अल्फा 3 अल्फा के अनुपात में है, तब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योगफल जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। यहाँ से मूलों का योगफल निकाल लेंगे तो मूलों का योगफल जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 5 अल्फा बराबर जो है वो निकल के आ जाएगा पी के बराबर। तो यहाँ से अल्फा बराबर जो है अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी पी अपॉन 5, और मूलों का गुणनफल जो है वो हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा बराबर दे रखा है 54 के, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 54 के। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू है p/5, तो 6 अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 6 गुणे पी स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 54। इसे सॉल्व कर लेंगे तो पी स्क्वायर बराबर जो है वो हो जाएगा 54 गुणे 25 अपॉन 6, तो 6 एकम 6 और 6 9 54, 6 एकम 6, 6 9 54, तो पी स्क्वायर बराबर जो निकल के आएगा वो 9 गुणे 25, और पी का वर्गमूल निकाल लेंगे तो पी बराबर जो है ये निकल के आ जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन 15 किस ऑप्शन में है। 15 जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के बराबर 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है तो के मान के संबंध में क्या सही होगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले विविध कर यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना होता है। जब कोई वास्तविक हल ना हो तो विविध कर जो होता है वो लेस देन 0 के बराबर होता है। अब यहाँ से समीकरण से निकाल लेंगे विविध कर, बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 2k दे रखी है, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू दे रखी है, 3c की वैल्यू दे रखी है k इज डजंट लेस देन 0। से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 12k लेस देन 0। अब यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा k माइनस का 3 लेस देन 0। जीरो जो है, जीरो की वैल्यू जो है वो k से छोटी है, जीरो की वैल्यू जो है, जीरो की वैल्यू यहाँ पर जीरो की वैल्यू जो है वो k से यहाँ पर जीरो की वैल्यू जो है वो k से बड़ी है, और k की वैल्यू जो है वो k माइनस 3 से बड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें तथा उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। कृषि क्षेत्र लाख हेक्टेयर में दे रखा है, राज्य पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में इतना इतना दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब में वर्ष 2011 की अपेक्षा 2013 में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। पंजाब राज्य में पूछ रहा है, 2011 से 13 के में पूछ रहा है कृषि योग्य भूमि में जो बढ़ोतरी हुई कितने की प्रतिशत की हुई, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 220 से 264 कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो ये हो जाएगा 44 की बढ़ोतरी हुई। किससे हुई है, 220 से हुई है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे निकल आएगा आपका सवाब। 0 से 0 कटा, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 5 चौके 20, 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20% ऑप्शन ए है, 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवर्ती सारणी के परिणाम प्राप्त हुए हैं। परिवार का आकार दे रखा है यहाँ पर और परिवारों की संख्या दे रखी है, यहाँ बहुलक ज्ञात करना है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकल के आ जाता है। देखते हैं परिवारों की संख्या की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ 9 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो 9 जो है वो होता है F1, उससे पहले वाले की जो वैल्यू होती है वो होती है F0 से, और इसके बाद वाली वैल्यू जो होती है वो होती है F2। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ वही हमारा वर्ग अंतराल में हो जाता है। तो वर्ग अंतराल में से निकल के आएगी निम्न सीमा L बराबर जो है वो आ जाएगा 3 के, और H बराबर जो है वो निकल के आ जाएगा 5 के। H बराबर जो है वो H बराबर जो है वो 5 में से 3 जाएगा तो 2 निकल के आ जाएगा, वर्गमाप जो है वो 2 हो जाएगा।
फार्मूला क्या होता है एम्पोलिक का? फार्मूला जो होता है वो मोड जो होता है, मोड का फार्मूला जो होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से मोड का जो मोड निकल के आ जाएगा, L बराबर निकल के आया है 3 प्लस F1 बराबर है 9 और F0 बराबर है 7, तो माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2 और 2F1 बराबर हो जाएगा 18। 18 में से 7 और 9 माइनस होंगे तो बचेगा 9 गुणे H बराबर दे रखा है, वो 2 दे रखा है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 9 त्रिक 27 और प्लस का 4 डिवाइड बाई 9, ये निकल के आएगा 27 और 4 हो जाएगा 31, 31 बटे 9 और 31 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा 3.44। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अगर कोई व्यक्ति 3 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है और 3 ही रुपए में 8 वस्तुएं बेचता है तो उसे 2 वस्तुओं के बराबर लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2 वस्तु का लाभ होगा, किससे होगा? 8 से होगा इंटू 100। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो उस आदमी को जो है 25% का लाभ होगा। इस ऑप्शन का जो सही जवाब है बी 25%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए का 20% बराबर बी है, तो बी का 20% इनमें से किसके बराबर है? इसको सॉल्व करते हैं। ए का 20% निकाल लेंगे तो ए का 20% बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी के बराबर है। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो यहाँ से बी की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5। अब बी का 20% पूछ रहा है तो बी का 20 का 20%, तो बी की वैल्यू निकल के आई 1/5। तो बी का जो है 1/5 और प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे हो जाएगा 100। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 1/25। इसे ए का 4% भी लिखा जा सकता है। A/25 को A का 4% भी लिखा जा सकता है। A/25 को A का 4% भी लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः इतना इतना है तो उन संख्याओं में से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यह प्रश्न एक प्रॉपर्टी बेस्ड प्रश्न है। इस प्रश्न को यह प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 संख्याओं का जो लासा और मासा जो दे रखा है, संख्याओं का लासा 2 संख्याओं का लासा गुणे जो मासा होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या यहाँ दे रखी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो लासा 2184 गुणे 2/78 ये दे रखा है, दूसरी संख्या निकल आएगी आराम से। इसे डिवाइड कर देंगे, काटा पीटी मचा के आंसर ला सकते हैं। चलिए काटा पीटी करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 13 से काटेंगे तो 13, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, नीचे आ जाएगा 13, ऊपर आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 8 24। अब इसे डिवाइड करेंगे 13 से तो 13 पची 65 होंगे और फिर बचा 2 और 7 बचे तो 68, तो 13 छंग 78, 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 10 के बराबर है और जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या क्या है? 2 अंकों का योग जो है, ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करते हैं, यानी कि जो पहले संख्या दे रखी होगी वो संख्या जो होगी वो बड़ी होगी और दूसरी संख्या जो है वो छोटी होगी। अंकों का योग 10 है तो 8 और 2 का योग भी 10 है और अंकों के स्थान आपस में अगर बदल दिए जाएंगे तो ये जो है निकल के आएगी 28 और 28 में से 36 माइनस करेंगे तो ये ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, हो ही नहीं सकता। और 73 की बात करें, 73 में इनके अंक बदल दिए जाएंगे तो ये 37 हो जाएगा और 37 में से जब 36 कम करेंगे तो ये भी नहीं होगा। 37 में से 73 कम करेंगे
तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यदि वास्तव बदली हुई संख्या जो है वो है अब 37। अब इनके अंक अगर पलट दिए जाएँ तो संख्या हो जाएगी 73। अब अगर इनका अंतर देखा जाए तो 36 अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 13 में से 7 जाएंगे 6 आएगा और 6 में से 3 जाएंगे 36। इन दो संख्या अंकों के स्थान पर बदल दिए जाते हैं तो अंक संख्या 36 कम हो जाती है और संख्याओं का योग जो है वो 10 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है। फिर इसे वृत्त का आकार दे दिया जाता है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक वर्ग का आकार, तार को जो है वर्ग के आकार में बोला जाता है जिसकी भुजाएं जो है वो है, जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4a के बराबर होता है। तो भुजा जो है 44 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 × 44 ये बराबर निकल के आ जाएगा 4 × 16, 4 × 16 117, 176 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। जो इस वर्ग के परिमाप के बराबर ही एक वृत्त का निर्माण किया जाता है, तो वृत्त की परिधि जो होगी वो इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr जो है वो 176 के बराबर होगा। तो r की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। r की वैल्यू निकाल लेंगे तो 176 × 7/2 × 22। इसे यहाँ काटा पीटी मचा लेंगे। देखिए तो काटा पीटी मचाएंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 छक्का 66। तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौके 8। r बराबर जो है वो निकल के आ जाएगा 7 चौका 28। त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो निकल के आ जाएगी 28। 28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 28 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है संगत कोण दे रखा है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 16x है तो ये भी 16x हो जाएगा और संगत कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जिसे सॉल्व कर लेंगे तो 9x + 5 + 16x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25x + 5 बराबर 180, 25x बराबर आ जाएगा 175 के। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 7 के बराबर। तो ये 16x के बराबर जो मान है, इस कोण का मान जो है वो निकल के आ जाएगा 112 डिग्री। और ये पूरा एंगल जो है अपने आप में होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री में से 180 में से 112 माइनस कर देंगे तो 68 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो रोजाना 6 बजे एक मैथ का प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी बताइएगा।